हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 78 क्लासेस। आशा करते हैं आपने क्लास 10th की एसएसटी की प्रीवियस वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने बताया था भूमंडलीकृत विश्व के बनने का और टॉपिक बताया था। ठीक है, तो उसमें अगर आपने समझा होगा उसको, तो हमने उसमें बताया था कि कैसे भी किसी देश में व्यापार को चलाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो हमने बताया था। और जो आज का हमारा टॉपिक है, वो हमारा क्या है? ब्रिटेन वुड्स संस्थान। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब इसको आज के सेशन में इसको कंप्लीट करेंगे, और आज के सेशन के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर है, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो उसको ध्यान से जाके पहले देखिए, क्योंकि हमारे जितने भी टॉपिक है, क्योंकि हमने कुछ टॉपिक करके एक एक वीडियो में बनाया। ठीक है, तो हमने उसमें टॉपिक पूरा समझाने की कोशिश करी है, और अगर आप देखोगे तो पूरा आपको भी समझ में आएगा। तो आप जैसे सीक्वेंस से दिया हुआ है, वैसे आप उसको पार्ट वाइज देखिए, फिर उसके बाद जो लास्ट वीडियो उसको देखिए। ठीक है, हमारे कहने का मतलब है आप कोई भी बीच से पार्ट मिस मत करें। ठीक है, सारे लाइन बार से पार्ट देखते जाए और उसको समझते जाए। ठीक है, लिखे और उसको समझते जाए। मेन बात तो ये, समझते जाए। ठीक है, समझते जाए, जिससे आपको आगे जब कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपकी बुक से, तो आप उसको छोड़ के मत आओ। ठीक है, आप उसको छोड़ के मत आओ, आप उसको करके आओगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। क्योंकि जब आपको समझ में आ जाता है, तो उसको कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, वो आप लिख के आओगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ब्रिटेन वुड्स संस्थान। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, ब्रिटेन वुड्स, क्या लिखेंगे? वुड्स संस्थान। ब्रिटेन वुड्स संस्थान। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब इसको हम समझेंगे कि इसमें हमारी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। क्योंकि देखिए, हमें जो चैप्टर में दिया होता है कि अगर हम सोचो सब पढ़ देंगे, ठीक है, और सब हमको याद रहेगा, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपने समझ के पढ़ा था। क्योंकि आपको अगर कोई भी एक पन्ना दे दिया जाए और आपसे कहें आप उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है, आप उसको एक बार पढ़ लो, और आपसे बिल्कुल जैसा लाइन बार से दिया हो और पूछे कि आप बिल्कुल लाइन बार से हमको बताइए, तो आप वैसा नहीं कर सकते हो। आप उसको, अगर आपने उसको समझा होगा, ठीक है, मान लेते हैं 1857 की क्रांति ले लेते हैं, अगर आपने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप बता सकते हो। जैसे कि अगर बुक में दिया होगा, तो सीक्वेंस से लाइन बार से दिया होगा, कौन कौन लोग मरे और क्या वहां पे कैसा माहौल, तो सब कुछ अच्छे से बताएंगे। लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखना होगा, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ही लिखेंगे एग्जाम में, जो उसके 1857 की क्रांति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आप सोचो कि हम 3 घंटे में पूरा पेपर की जगह हम पूरी बुक लिख के आ जाएंगे, तो नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो आपको समझना है। तो आज का वही हमारा टॉपिक है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान। ब्रिटेन वुड्स संस्थान। अब इससे आपको क्या समझ में आता है, तो उसकी शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्या बताते हैं? पॉइंट्स बताते हैं। पॉइंट्स में हमारे जितने भी नोट्स बनेंगे, सब पॉइंट्स में बनेंगे। कुछ भी पैराग्राफ में नहीं बनेगा, पॉइंट्स में बनेगा, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, लिखे ना आप, वो एक बार चल जाएगा, लेकिन आप एक बार समझोगे नहीं, तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, और आप वही लिखोगे जो आपको समझ में आया रहेगा, जो आपको ध्यान में रहेगा। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। अब ये कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। अब इसको समझेंगे, लेकिन कब हुआ था? 1944 में अमेरिका में। ठीक है, सॉरी, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे, कुछ भी पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। 1944 में क्या लिखेंगे? अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ।
समझे आप? अब ये बताया जा रहा है कि ये कैसे शुरुआत कैसे हुई थी इसकी। क्या हुआ था? सम्मेलन से शुरुआत हुई थी। और सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। न्यू हैम्पशर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ये आपको समझ में आया? हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें जगह का नाम भी याद रखना है और कब हुआ था ये भी याद रखना है। 1944 डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप डेट लिखोगे तो आपका आंसर सबसे अलग दिखाई देगा। क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन एक ही बच्चा नहीं लिख रहा होगा, ठीक है? लाखों बच्चे पेपर देते, तो आपको लाखों लोगों से अलग दिखने के लिए आपको सन याद होना चाहिए, ठीक है? और वो करेक्ट होना चाहिए। नहीं याद है तो आप छोड़ दो भले, लेकिन गलत सन लिख के आओगे तो वो आपके नंबर काट लेगा, ठीक है? तो आप सही सन लिख के आओ। और अगर ना याद हो, जैसे 1944 ना याद हो, तो क्या लिखेंगे? अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ, ठीक है? खाली जगह का नाम लिखिए, ठीक है? अगर आपको नहीं याद है तो। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है? अब जो वहां की मुद्राएं थी अलग अलग देशों की, तो उसका क्या बोलते हैं? मुद्रा कोष ही बोलेंगे उसको। क्या लिखेंगे? इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्रा कोष थी, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मुद्रा कोष थी, उनकी बात करी जा रही है। इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IFA, ठीक है? अब इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इसके अंदर मुद्रा कोष। समझ में आया? इसके अंदर मुद्रा कोष कौन कौन? इसके अंदर मुद्रा कोष थी, इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एक बार देख लेते हैं आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है? लिख लीजिए, इसको लिखते रहिए पहले आप, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है? क्या IMF? अब इसके अंदर क्या है? ये हमारा विश्व बैंक को दर्शाता है, ठीक है? विश्व बैंक को, किसको? विश्व बैंक को। तो इसको लिखेंगे IMF, ठीक है? IMF। अब इसके अंदर क्या है? IMF और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण। अब आप क्या कहेंगे? पुनर्निर्माण क्या होता है? कि जब युद्ध के बाद, अब देखिए युद्ध के समय वहां पे कितने सारे लोग मारे गए, वहां की अर्थव्यवस्था भी हिल गई होगी पूरी तरीके से, क्योंकि वहां पे बताइए कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं हुआ था, विश्व युद्ध की बात करी जा रही, ठीक है? विश्व युद्ध की। तो वहां पे क्या करा जा रहा था? अब उसका पुनर्निर्माण करा जा रहा था, ठीक है? पुनर्निर्माण करा जा रहा था, तो उस समय बात करी जा रही। इसके अंदर मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है? IMF आप ये याद रखेंगे। और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं क्योंकि वहां पुनर्निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि अब वो अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो क्या कह रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। अब आप कहेंगे ये कौन से बैंक का नाम है? सही बात है, कौन से बैंक का नाम है? ये विकास बैंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए जो छोटे छोटे बैंक होते हैं उनकी बात नहीं करी जा रही, यहाँ विश्व के बैंक की बात करी जा रही, ठीक है? किसके बैंक की? विश्व बैंक की बात करी जा रही। तो क्या लिखेंगे? जिसे आम बोलचाल में हम विश्व बैंक कहते हैं, ये लिख लीजिए, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहते हैं। समझे आप? क्या कहते हैं इसको? आप ये बात याद कर लीजिएगा, वरना आप कहेंगे विकास बैंक क्या होता है। मतलब कि अब देखिए कोई छोटे छोटे बैंक है, अगर गलियों में होते हैं जो, तो वो बैंक विकास बैंक नहीं है। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जैसे RBI, ठीक है? तो ये हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे है, तो ये हमारा क्या? इसी को विकास बैंक कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? जिसे हम आम बोलचाल में विश्व बैंक कहते हैं, ठीक है? विश्व बैंक कहते हैं। इसमें दोनों का निर्माण हुआ था, जिसमें युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, विकास में जल्दी और शांतिपूर्ण, ठीक है? युद्ध के बाद ही पुनर्निर्माण हो रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, ठीक है? 2 दशक बाद ही दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, लेकिन इसी के कारण जो वहां की पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी वो धीमे पड़ गई थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। तो उसी की बात करी जा रही। इन दोनों का निर्माण इसलिए हुआ था,
किन दोनों का, मुद्रा वाला और ये सम्मेलन की बात करी जा रही है, इन दोनों का निर्माण क्योंकि हमें याद रखना है कि देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो पुनर्निर्माण तभी हुआ था क्योंकि जब देखिए वहां पे युद्ध हुआ तो वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, तो उसी को पुनर्निर्माण करने के बाद मतलब दोबारा बनाने की, इसलिए हुआ था कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास, यानी कि वहां डेवलप हो सके जल्दी जल्दी, विकास जल्दी जल्दी हो सके। क्योंकि वहां देखिए कितने सारे लोग मारे गए, ठीक है, कितने सारे लोग मारे गए थे, तो उसकी भरपाई भी तो होनी पड़ेगी, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण हो सके, शांतिपूर्ण हो सके। लिखते जाइए इसको, एक एक पॉइंट्स है हमारे जो, इसको आप लिखते जाइए ताकि आपको याद रहे, और जब आपके एग्जाम में कहीं से भी अगर इससे रिलेटेड पूछ लिया जाए ब्रिटेन में वुड्स संस्थान, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे, जो आपको ये पॉइंट्स याद है ना, आप इसको यही पॉइंट्स ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन आप ये मत करिएगा, आप शुरुआत करिएगा और इसी को पैराग्राफ वाइज लिख लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स बना देते हैं, लेकिन आप वहां क्या करेंगे, लिखेंगे यही, क्या करेंगे, उसमें ये लाइन नहीं खींचेंगे, बस स्टार्ट करेंगे 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। इसके अंदर मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम आम बोलचाल में क्या कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं, और इन दोनों का निर्माण इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पुनर्निर्माण जल्दी से हो सके और शांतिपूर्ण से हो सके, मतलब शांतिपूर्ण हो सके, यानी कि उसके बाद युद्ध ना हो और पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो सके, ठीक है, पुनर्निर्माण तेजी से हो सके। और यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थे, ठीक है, विनिमय किसे कहते हैं, ठीक है, किसी चीज के आदान प्रदान को, यानी कि आपके पास 2 पेंसिल है, ठीक है, और मेरे पास 2 रबड़ है, ठीक है, मेरे पास 2 रबड़ है, तो आपसे हमने एक पेंसिल ले लिया और हमने आपको एक रबड़ दे दी, तो यह क्या करा, विनिमय कर लिया, विनिमय कर लिया। इसी की बात करी जा रही, क्या कहा जा रहा है, इस व्यवस्था में निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थे, यह व्यवस्था निश्चित, निश्चित ये जरूर लिखिएगा, निश्चित विनिमय, विनिमय बताया क्या होता है, दरों पर आधारित थे, विनिमय दरों पर आधारित थे। समझ में आपको, समझ में आ रहा होगा, बस हमें क्या करना है, समझते चलना है, लिखते चलना है, और ये कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। या मतलब इसका अर्थ है कि यदि हम डॉलर की कीमत, यानी कि हम इसको समझते, कैसे समझते, यानी कि ये जो चलाया गया था, क्या बोलते इसके अंदर, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो जैसे कि डॉलर की कीमत 50 रुपए, $1 की, ठीक है, $1 की कितनी कीमत है, 50 रुपए। अब ये क्या करी जाएगी, अगर फिक्स कर दी गई, अगर फिक्स कर दी गई तो क्या करेंगे, अब इसका चाहे जितने साल भी बीत जाए, अब ये क्या रहेगा, 50 रुपए से बढ़ेगा नहीं, चाहे जितनी महंगाई आ जाए या फिर जितनी गरीबी आ जाए, ठीक है, इसका यही काम था, इसका यही काम था। लेकिन आप सभी जानते हैं डॉलर की कीमत अभी भी निश्चित नहीं है और ना अभी कभी भी निश्चित होगी, क्योंकि उसकी कीमत महंगाई के हिसाब से बढ़ती जाती है और वो कभी घटा देते। तो क्या होता है कि हम एक अंदाजा ले रहे हैं कि $1 की कीमत 50 रुपए, ठीक है, तो उनके हाथ में क्या रहता था कि वो उसको एक फिक्स रेट दे सकते थे कि अगर वो फिक्स रेट कर दिया तो वो आजीवन हो सकता है, या फिर जब वो चाहेंगे तब वो उसकी कीमत बढ़ाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, मान लो $1 की कीमत 50 रुपए, तो वो अगर उसको फिक्स कर दिया तो वो हमेशा के लिए 50 रुपए ही रहेगी, ठीक है, वो हमेशा के लिए 50 ही रुपए रहेगी जब तक वो चेंज नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसके जो इसका अर्थ है कि यदि हम डॉलर की कीमत 50 रुपए फिक्स कर दे और वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, हमने क्या बताया, वो कभी नहीं बदलेगा अगर वो फिक्स कर दिया जाए 50 रुपए, $1 की कीमत 50 रुपए, तो इसको लिख लीजिए। इसका अर्थ है कि एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, ठीक है, इसका अर्थ है कि यदि हम
$1 की कीमत ₹50 फिक्स कर दे तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, बस यही यही एक काम था इसका। तो वो कभी नहीं बढ़ेगी, तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कभी नहीं। क्या कीमत अगर फिक्स कर दी जाए, क्या $1 की कीमत ₹50, ये एक एग्जाम्पल ले रहे। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे कि अगर फिक्स कर दी जाए तो वो क्या होगा, कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। और क्या होगा इसके अंतर्गत, या बदलाव, मांग और पूछता, जो ये जो बदलाव है, क्योंकि ये बदलाव अब जब इसको ₹50 फिक्स कर दिया गया, तो अब जब इसके बाद बदलाव करा जाएगा तो जाहिर सी बात है इसकी कीमत में बढ़ोतरी होगी या फिर घटाया जाएगा। ठीक है, या फिर कहो ₹60 कर दे या फिर ₹40 कर दे, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि अगर रेट फिक्स कर दिया गया तो वही हमेशा के लिए हो सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, यह बदलाव मांग और पूर्ति के अनुसार होता था। ठीक है, यह बदलाव मांग और पूर्ति के हिसाब से होता था। जितनी मांग होगी, ठीक है, जितनी मांग होगी और उनकी पूर्ति के लिए उतनी ही कीमत करी जाएगी। ये नहीं होगी बहुत ज्यादा कर दी जाएगी डॉलर की कीमत, और ये भी नहीं होगा कि बिल्कुल ही कम कर दी जाए। तो हमने एक औसत ले लिया, क्या एवरेज ले लिया, क्या ₹50 मान लिया, मानने में क्या जा रहा है, एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से एग्जाम्पल दिया है। और क्या कहा जा रहा है, ये किसके हिसाब से होता था, मांग और पूर्ति के हिसाब से इसकी कीमत फिक्स करी जाती थी। ठीक है, मांग और पूर्ति के हिसाब से इसकी कीमत फिक्स करी जाती थी। अब क्या करेंगे कि इसमें लिखिए, इसको लिखिए कि मांग और पूर्ति के अनुसार होता था। ठीक है, मांग और पूर्ति के हिसाब छोड़िए, अनुसार लिख लीजिए। ठीक है, अनुसार आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अनुसार, ठीक है, अनुसार मांग और पूर्ति के अनुसार उसकी कीमत फिक्स होती थी। अब इसमें क्या लिखेंगे, मांग और जो उनके मांग होती थी वहां के लोगों की और उनकी पूर्ति के हिसाब से उसकी कीमत फिक्स करी जाती है। ये बात आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको इतना बड़ा आंसर देने के लिए मतलब संतुष्ट कर देंगे एग्जामिनर को। जो एग्जामिनर अगर उसको पढ़ेगा तो वो संतुष्ट हो जाएगा, जितनी सारी बातें हमारे पॉइंट्स में बताई जाती हैं आपको। ठीक है, ये पॉइंट्स भले आपको लग रहे हो छोटे हो, लेकिन जब आप ये एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमने क्या लिखा है, इसमें इतना महत्वपूर्ण है। जो युद्ध के बाद लगभग, ठीक है, युद्ध के लगभग 20 साल बाद, ठीक है, युद्ध के लगभग 20 सालों में व्यापार बहुत ज्यादा फैला। ठीक है, युद्ध के बाद लगभग 20 सालों में व्यापार बहुत तेजी से फैला। ठीक है, समझ में आ रहा, कब, युद्ध के बाद 20 सालों में। ठीक है, युद्ध के बाद बहुत तेजी से व्यापार फैला, कब, 20 सालों में व्यापार बहुत तेजी से बहुत ज्यादा फैला। अब बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया। ठीक है, और अब बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, हमें इतना लिखना है कि बस आप समझ लो और उसको आप खुद लिख सको ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको। क्या है, बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया, क्योंकि अब देखिए जब व्यापार खूब तेज बढ़ेगा तो उसके लिए मजदूर भी चाहिए होंगे ना, मजदूर चाहिए होंगे तो जाहिर सी बात है तो वहां के लोगों में कि जो वहां की बेरोजगारी है उसमें भी कमी आएगी। तो वहां पे क्या होगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा जब व्यापार होगा तेजी से, तो वहां की क्या होगा, बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया, बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया। ये बात आपको लेनी पड़ेगी
क्योंकि तकनीक में भी विकास हो गया। ठीक है, अब ये भी लिखिएगा, क्योंकि तकनीक में भी विकास हो गया था, क्योंकि तकनीक में भी विकास हो गया, विकास हो गया। समझ में आ रहा है आपको? वहां की जो तकनीक थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी में भी विकास हो गया, ठीक है, और डेवलप हो गए वो लोग। तो वहां पे क्या लिखेंगे कि वहां पे जो विकास हुआ बहुत तेजी से, मतलब कि पहले तो व्यापार बहुत तेजी से फैला, और वहां के जो लोग बेरोजगार थे, तो वहां क्या लिखा, बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आ गया, क्योंकि वहां पर तकनीक में भी विकास होने लगा। ठीक है, तकनीक में भी विकास हो गया था, ये बात आप लिखेंगे, क्योंकि वहां के तकनीक में भी विकास हो रहा था। और वही समय था जब एशिया और अमेरिका देश स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है, वही समय था अब कौन कौन से देश स्वतंत्र हो रहे थे, ये बात आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। क्या? अफ्रीका और एशिया। यही समय था जब अफ्रीका और एशिया देश स्वतंत्र हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहा था। समझ में आया आपको? समझ में आया? क्योंकि आप देखिए, वो इसको ये बात समझाना चाह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल के बाद लगभग व्यापार बहुत तेजी से फैला, वहां के बेरोजगारी पर भी नियंत्रण आया, वहां पे टेक्नोलॉजी यानी तकनीक भी तेजी से विकसित हो रही थी। और वहां पे क्या हो रहा था कि उसी समय क्या हो रहा था, अफ्रीका और एशिया जैसे देश स्वतंत्र हो रहा था। ठीक है, स्वतंत्र हो रहा था, आप जो भी लिखना है, ठीक है, स्वतंत्र हो रहे थे, लिख लीजिए। इसके बाकी जो पॉइंट्स हम उसको लिखते हैं और जल्दी से उसको समझा के अपने टॉपिक के साथ चैप्टर को एंड करेंगे। लेकिन हमें क्या करना, सबसे पहले आप इसको लिखिए और इसके जो कुछ शेष पॉइंट रहेगा फिर उसको लिखवाते हैं। जल्दी से लिखिए इसको। बात करी अफ्रीका और एशिया की, तो हमने क्या बताया, उस समय ये देश क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब वो स्वतंत्र हो गए तब भी उनके पास क्या थी, गरीबी थी। ठीक है, लिखेंगे ये पॉइंट्स हम कैसे लिखेंगे कि परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर गरीबी थी। लिख लीजिए, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर गरीबी थी। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब वो आजाद हुए थे तो आपको ऐसा लगता है कि क्या वो अमीर होंगे? नहीं, उस समय क्या थी, गरीबी थी। ये आप उसको एग्जामिनर से ऐसे लगता है कि हाँ आप उससे बात कर रहे हो क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्या लिखा है, ये सारे क्वेश्चन की जो मांग होती है, सब जो उसमें क्वेश्चन में पॉइंट्स होता है, उन सभी क्वेश्चन का एक एक पॉइंट्स में जवाब होता है। ठीक है, क्या लिखा, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी वहां पर गरीबी थी और वो दूसरे देशों पर आश्रित थे। ठीक है, वो दूसरे देशों पर आश्रित थे। तो अभी सब बताते हैं, बस हमें क्या करना है, इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि उनका अर्थशास्त्र बहुत साल से अपंग था, क्योंकि वो अब इतने साल गुलाम रहा है बेचारा, और वो आजाद हुआ। तो क्या ऐसा लगता है कि अब आजादी के तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा कि वो देश अमीर हो जाएगा? उसको बहुत साल लगेंगे उसके अपनी कंट्री को सबके बराबर दौड़ाने में, बाकी कंट्रियों के साथ दौड़ाने में। तो क्या था, उस समय उसके पास गरीबी थी और उसकी अर्थशास्त्र क्या था, अर्थव्यवस्था की एक समझ लीजिए, क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र अपंग हो गया था। कि मान लो इतने सालों से वो क्या था, गुलाम था। तो अब एक बार में आजाद हुआ है तो अब इतनी जल्दी विकास तो होगा नहीं उस जगह। तो उसको लिखिएगा, क्योंकि उनकी अर्थशास्त्र बहुत सालों से अपंग थी, क्योंकि उनकी अर्थशास्त्र बहुत सालों अपंग थी। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि वहां अर्थशास्त्र क्या लिखा है, क्योंकि उनकी अर्थशास्त्र बहुत सालों से अपंग थी। अब गुलाम थे इतने सालों तक, अब उनको विकास करने में थोड़ा तो समय लगेगा ही। ठीक है,
थोड़ा मतलब ये नहीं 2-3 महीने, कई साल लग जाते हैं लोगों को विकास करने में, ठीक है। आजादी के तुरंत बाद ही हमारे देश का विकास नहीं होता, कुछ साल लगे थे, और उन जो जितने भी साल लगे थे उसको डेवलप होने में, तो वो सभी, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा, अफ्रीका और एशिया जब वहां उस समय गुलाम थे और आजादी मिली थी, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के जब 2 दशक यानी दूसरे दशक में जब पुनर्निर्माण हो रहा तो वो देश आजाद हुए थे, ठीक है, वो देश आजाद हुए थे, तो उसी समय की बात करी जा रही, क्योंकि उनका अर्थशास्त्र बहुत सालों से अपंग थी। और इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि वहां अर्थशास्त्र बहुत सालों से अपंग थी, वह अपने शासन के गुलाम थे, ठीक है, वह अपने शासन के गुलाम थे, क्योंकि जो उनके ऊपर शासन कर रहा था वो उनके गुलाम ही तो थे, लिखेंगे वह अपने ठीक है, क्योंकि वह अपने शासन की गुलाम थी, ठीक है। फिर आजाद हुई है, तो अभी इतनी जल्दी विकास नहीं होगा वहां पे, ठीक है, इतनी जल्दी विकास नहीं होगा। अब क्या लिखे, अतः जितने भी वहां नए देश थे, तो वो उस पे जितने भी नए देश थे वो किस पे आश्रित थे, वुड्स संस्थान पे, ठीक है, वुड्स संस्थान पे, इसकी बात आ रही है, वुड्स संस्थान, इसी की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जो नए देश थे वो किस पे आश्रित थे, वुड्स संस्थान पे, तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अतः जितने भी नए देश आए अतः जितने भी नए देश आए, जितने भी नए देश आए थे वो किस पे आश्रित थे, हमारे सभी वुड्स संस्थान के सहारे थे, सभी वुड्स संस्थान के वुड्स संस्थान के सहारे थे। समझ में आ रहा है आपको, वुड्स संस्थान के सहारे थे। अब ये बात आपको समझ में आ रही है, वुड्स संस्थान के सहारे थे, जितने भी वहां पे नए देश आए थे, ठीक है, जितने भी नए देश आए थे वुड्स संस्थान के सहारे थे, क्योंकि अब देखिए वो सब लोग अभी तुरंत ही, मतलब कि अब इतने सालों से वो गुलाम थे, तो अभी कुछ समय पहले ही वो आजाद होकर आ रहे, तो अब क्या होगा, अभी तो वो विकास तो होंगे नहीं, अभी दूसरे देशों पर ही आश्रित होंगे, तो एक संस्थान पर आश्रित थे, उसे क्या कहते हैं, वुड्स संस्थान पर आश्रित थे, वुड्स संस्थान के सहारे थे। ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था, अब जाहिर सी बात है कि ये संस्थान है तो इसको तो कोई चलाता होगा, तो उसी की बात लिखेंगे। तो जो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि इसको चलाता कौन था, ठीक है, तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसको, क्वेश्चन फॉर्म में इसी उत्तर में ही लिखेंगे, ब्रिटेन वुड्स को चलाता कौन था, ब्रिटेन वुड्स चलाता कौन था, ठीक है, चलाता कौन था, ब्रिटेन वुड्स को चलाता कौन था, कि मान लो आप कि ब्रिटेन वुड्स एक संस्थान थी, तो अब जाहिर सी बात है इसको कोई शक्तिशाली देश ही चलाता होगा, ठीक है, तो इसको कौन चलाता था, अमेरिका आदि, यानी शक्तिशाली देश की बात करी जा रही, तो अमेरिका को इसमें लिखेंगे और आदि लगा देंगे, लेकिन क्या लिखेंगे हम इसमें, ब्रिटेन वुड्स संस्थान को अमेरिका, ठीक है, बड़ी बड़ी शक्तियां जिसको बोलते हैं, बड़ी शक्तियां जिसके पास थी, अमेरिका के पास थी, तो उसको लिखेंगे ब्रिटेन वुड्स और बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका आदि चलाते थे, ब्रिटेन वुड्स और बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका आदि चलाते थे, किसको, ब्रिटेन वुड्स संस्थान को चलाते थे कौन, अमेरिका आदि, क्यों, ब्रिटेन वुड्स और बड़ी बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका आदि लोग चलाते थे बड़ी शक्तियां, और यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित थे। हमने क्या बताया कि अभी वो इतने विकास, उनके देश में इतना विकास नहीं हुआ है आजादी के बाद, तो क्या है, दूसरे देशों पर आश्रित है, तो इसमें लिखेंगे कि यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित, ठीक है, यानी स्वतंत्रता
प्राप्ति के बाद भी दूसरे देशों पर आश्रित, दूसरे देशों पर आश्रित, समझ में आया आपको। और 1970 के बाद ब्रेटन वुड्स को खत्म कर दिया गया, समझ में आया। अब बात करी जा रही कब सम्मेलन हुआ, 1944 में, लेकिन हमने क्या बताया 1970 में इसको संस्था को खत्म कर दिया गया, ब्रेटन वुड्स संस्था को। तो आप उसका जब सम्मेलन हुआ था, यानी जब उसकी स्टार्टिंग करी गई थी, वो भी सन याद रखेंगे। उसके जो बीच में महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमने बताया वो आप याद रखेंगे। उसको कब खत्म करा गया, 1970 में। 1970 के बाद ब्रेटन वुड्स को खत्म कर दिया गया। 1970 के बाद 1970 के बाद ब्रेटन वुड्स को खत्म कर दिया गया। ब्रेटन वुड्स को खत्म कर दिया गया। अब इससे आपको समझ में आया। और परिवर्तनशील देश बनाने के लिए क्या करा गया, परिवर्तन विनिमय दर व्यवस्था को लागू करा गया। परिवर्तन विनिमय दर व्यवस्था को लागू किया गया। और परिवर्तन विनिमय दर व्यवस्था को लागू किया गया। समझ में आया आपको। क्योंकि आपको ये भी याद रखना पड़ेगा जब उसकी स्थापना हुई और जब उसको जिस दिन मतलब जब खत्म करा गया, कब 1970 के बाद 1970 के बाद आप क्या लिखेंगे इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट, यदि मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रहे, ठीक है, यानी कि जैसा ही मांग हो रही है वहां की पूर्ति, या जो मांग हो रही है उसकी पूर्ति के हिसाब से क्या करा जाए, जो हमने बताया $1 की कीमत अगर 50 रुपए वहां पे फिक्स कर दी जाए उस समय ब्रिटेन वुड्स संस्थान द्वारा, तो क्या होगा, वो फिक्स रहेगा। यानी कि अभी जब 1970 के बीच में 1970 और 1944 की बात करी, अगर इसके बीच में वो $1 की कीमत अगर 50 रुपए कर दे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अब वो 50 रुपए हमेशा के लिए रहेगी 1970 तक की, क्योंकि 1970 तक थी ब्रिटेन वुड्स संस्थान, तो 1970 तक की वो क्या होगा 50 रुपए रहेगी। अगर वो चाहे किसके हिसाब से वो चेंज करते थे, मांग और पूर्ति के हिसाब से। वो अगर चाहे तो उसकी कीमत बढ़ा सकते हैं, वो अगर चाहे तो उसकी कीमत घटा सकते हैं, ठीक है। तो $1 की कीमत उनके हाथों में होती थी, उसकी कीमत चाहे बढ़ा दे, उसकी कीमत चाहे घटा दे। कब ये होता, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मोदी जी, अभी उनके हिसाब से काम चल रहा, और कोई दूसरे प्रधानमंत्री होंगे तो उनके हिसाब से काम चलेगा। क्योंकि देखिए उनका क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका क्या है, उनके जो वो नियम चला रहे वो उस समय ही तक लागू रहेंगे जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जब तक वो प्रधानमंत्री है। तो अगर जब कोई दूसरी सरकार आगे मान लो तो क्या होगा, वो अपने नियम चलवाएगी, लेकिन क्या होगा कि वो उसके हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि जो वहां पे नियम लागू करेगा जो सरकार उसी के हिसाब से चलेगी ना। तो क्या था 1944 और 1970 के बीच ब्रिटेन वुड्स संस्थान चल रहा था, और इसी के बीच ही हमने क्या बताया, अगर किसी भी मुद्रा की कीमत, यानी कि हम डॉलर को लेके चल रहे थे, तो $1 की कीमत अगर 50 रुपए फिक्स कर दी गई तो वही रहेगी, और नहीं चेंज करी गई तो वही रहेगी। अगर वो चाहे मांग और पूर्ति के हिसाब से तो उसको चेंज कर सकते हैं, तो उसको लिखेंगे, यानी मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग बदलती रहती थी, यानी मांग और पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्राओं, अलग अलग देशों की जो मुद्राओं थी, अलग अलग देशों की मुद्राओं की मांग
बदलती रहती थी, की मांग बदलती रहती थी, बदलती रहती थी। समझे आप? इसको लिख लिया आपने, इसको लिख लिया। अब इसी के नीचे एक छोटा सा पॉइंट और है, तो उसको लिखवा देते हैं। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। इसके आगे का पॉइंट है, एक पॉइंट और है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको लिखवा देते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। जो हमारा उसके आगे का पॉइंट है उसकी हमारे क्या है कि इसी प्रकार, यानी कि जितनी भी हमने अभी प्रक्रिया बताई, पूरे चैप्टर की बात करी जा रही, ठीक है। इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व का मतलब भूमंडलीकृत विश्व का बनना चला आ रहा है, और इसी तरह कई देश तो विकसित हो चुके हैं और कुछ लगे हुए हैं विकसित होने में, ठीक है, कुछ लगे हुए हैं विकसित होने में। इसी प्रोसेस के दौरान जितना भी हमने इस चैप्टर में बताया, भूमंडलीकृत विश्व के बनने चैप्टर में, ठीक है, इतना ही हमारे जितने भी आज चैप्टर था, इस टॉपिक के साथ हमारे इस चैप्टर का अंत होता है ब्रेटन वुड्स संस्थान के साथ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर का अंत होता है किसका? भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, हमारा चैप्टर का अंत होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उस पर वीडियो मिलेगी, लेकिन आज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जिसने इसकी वीडियो नहीं देखी इससे पहले जो अपलोड की जा चुकी है, उसको आप देखिए, सीक्वेंस से देखिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ठीक है। उसके नोट्स आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे, आप उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, पॉइंट्स में आपको पेपर टाइम में रिवाइज करने में मदद करेंगे। बस यही चाहते हैं कि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है, टॉपिक। बाकी आप एग्जाम में अपने आप लिख के आओगे जब आपको याद आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।